आज इस वीडियो में हम राजस्थान में 1857 की क्रांति का अध्ययन करेंगे। राजस्थान, ठीक है। अब देखो, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में बहुत सारी शक्तियां आई थी। अंग्रेज भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, है ना, और भी अन्य आए थे, लेकिन अंग्रेज ही ज्यादा सफल रहे। क्यों रहे? क्योंकि उस समय मुगल बादशाह इस प्रकार का समयकालीन हो गया कि मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई और उसके बाद में छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, छोटे छोटे राज्य और रियासतें हो गई और वो राजा आपस में लड़ने शुरू हो गए। और उनकी फूट का लाभ सबसे ज्यादा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। और इस समय राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में जन जागृति के कारण क्यों हुए? क्योंकि देखो, उन्होंने वोट का लाभ उठा लिया। 1857 की क्रांति होती है, कई तरीके होते हैं, वहां गोद निषेध नीति है, कर्जा है, कुशासन का आरोप है, कई चक्कर लगा के इन रियासतों को छीन लिया जाता है। तो जनता विरोध करेगी, विरोध करेगी तो मतलब जागृति आ जाएगी। तो जन जागृति के कारण हम राजस्थान में बात करेंगे सबसे पहले कि राजस्थान में जन जागृति के कारण क्या है। ये सिर्फ 1857 की बात नहीं है, हम 1857 से लेकर 1947 तक चलेंगे। ये सभी जन जागृति के कारण यहां तक हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है स्वामी दयानंद और उसका प्रभाव। स्वामी जो दयानंद है, उन्होंने सबसे पहले क्या दिया था? स्वदेशी और क्या दिया था जी? स्वराज्य। इसका सिद्धांत दिया था सबसे पहले। जिस व्यक्ति ने दिया था उस व्यक्ति का नाम क्या था? हाँ, इसके दो नाम और जोड़ दिए इसने फिर, स्वधर्म और स्वभाषा। ये भारत राजस्थान भी आए थे। अपन ने इनके बारे में जब इनको पढ़ा था तो पूर्ण रूप से चर्चा करी थी कि जयपुर, अजमेर, उदयपुर, करौली सभी जगह ये आए थे, ठीक है। और इसके बाद में इन्होंने एक वैदिक यंत्रालय की भी स्थापना अजमेर के अंदर की थी। कहां करी थी? एक परोपकारिणी सभा की स्थापना, ये आ जाता है कई बार। कहां की थी? उदयपुर में। और बाद में इसको स्थानांतरित कहां कर दिया गया? अजमेर में। तो लोगों में जन जागृति पैदा करने के लिए इनका ये जो स्वदेशी है, स्वराज्य, ये अग्रणी रहा। इसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं समाचार पत्रों की। पत्र और इसके साथ में हम साहित्य भी जोड़ देते हैं। इनका योगदान कैसे रहा समाचार पत्रों का? तो समाचार पत्रों की हम बात करें तो जो पहला समाचार पत्र राजस्थान का 1885 कांग्रेस की स्थापना के समय राजपूताना गजट, ठीक है। फिर 4 साल बाद में 1889 में राजपूताना समाचार या राजस्थान समाचार, ये प्रारंभिक समाचार पत्र थे। और इसके बाद में अपने आ जाएंगे विजय सिंह पथिक, जिनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उन्होंने 1919 के अंदर प्रकाशित किया था राजस्थान केसरी। और इसके अलावा फिर 1920 के अंदर नवजीवन। ये जो अखबार है, इन्होंने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को प्रतिष्ठित किया कि जी ब्रिटिश इस प्रकार से हमारा शोषण कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो अखबार है, इसने क्या किया कि जो किसान आंदोलन है उनके बारे में लोगों को जागृत किया। इसके बाद में और अखबार आते हैं। 1935 के अंदर जयपुर समाचार, फिर 1939 में हम चलते हैं नवजीवन, फिर 1943 में चलते हैं हम नवज्योति, और 1901 है लोकवाणी 45 में। ये भी अखबार है। आगे है मध्यम वर्ग की भूमिका, अगला पॉइंट।
मध्यम वर्ग यानी जो साधारण वर्ग था वो भी विद्रोह के लिए पर्याप्त था कि विद्रोह वो भी कर सकता था, लेकिन मध्यम वर्ग चूंकि क्या हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, उसके अंदर शिक्षक हैं, पत्रकार हैं, है ना, अन्य जो लोग हैं, वकील हैं, वो शामिल हो जाते हैं, जैसे जय नारायण व्यास है, मास्टर भोलेनाथ है ना, मगराम वैद्य है, हीरालाल शास्त्री है, अर्जुन लाल सेठी है, ये सभी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो इनके कारण इस क्रांति को अलग ही दिशा मिल गई थी। अगला पॉइंट हम बात करेंगे फिर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध में जो राजस्थान था, उस राजस्थान राज्य के सभी भागों से सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। वही फ्रांसीसी क्रांति वाली बात है, फ्रांसीसियों ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और बताया कि जी वहां पर ऐसा वाला था, हमारे क्यों नहीं हो सकता ऐसा, है ना। तो इसी कारण फ्रांस में फिर क्रांति हुई थी 1789 में, जब वो भाग लेकर लौटे थे। ऐसा ही यहाँ पर भी था, प्रथम विश्व युद्ध से ये भाग लेकर लौटे और अपने विचारों से अन्य लोगों को अवगत करवाया था। तो इस युद्ध का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ा और फिर कालांतर में अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत सारे कर भी ला दिए थे, उसके कारण भी जनता यहाँ से असंतुष्ट हो गई थी। और अगला पॉइंट जो लास्ट है, बाह्य वातावरण का प्रभाव। बाह्य वातावरण क्या था? शेष भारत राजस्थान के अलावा जो भी भारत था, वहां पर जो भी क्रांतिकारी थे और जो भी गतिविधियां चल रही थी, उनसे राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। जैसे देखो, एक हरिभाऊ उपाध्याय हैं, जमनालाल बजाज हैं, ये गांधीवादी विचारधारा के थे, यानी इन्होंने शेष भारत में इन दोनों को तो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित किया था। रास बिहारी बोस इस समय थे क्रांतिकारी विचारधारा के, भारत में थे ना, इनसे प्रभावित थे। जैसे देखो, अर्जुन लाल सेठी, बारठ परिवार और खरवा, गोपाल सिंह खरवा, ये इनसे प्रभावित थे। तो इस प्रकार से भारत में जो भी गतिविधियां चल रही थी, इससे ये प्रभावित थे। कहने का मतलब ये। अब हम 1857 में चलते हैं कि 1857 में राजस्थान में देखो, भारत में तो 1857 की क्रांति हुई थी, आपने पता ही है आपको कि कब शुरू हुई थी, 10 मई को। कहां शुरू हुई थी? मेरठ में। और मेरठ कहां है? भारत के लगभग मध्य में ही है। तो मध्य से ही क्रांति यहां भी शुरू होगी। नसीराबाद है। दस मई अगर हम बात करें, मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई है। और इससे पहले हम एक दो चीज और पढ़ लेते हैं, क्रांति शुरू करें उससे पहले, कि भाई 1832 में राजपूताना रेजिडेंट बनी थी। अगर हम पूरे राजपूताना की बात करें तो ये कब बनी थी? ठीक है। अब इस समय जो पहला यहाँ पर एजीजी नियुक्त किया गया था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल को ये जो भी है सब कुछ गवर्नर जनरल को बताएगा, इससे नीचे वाले इसके अंडर में नहीं आएंगे फिर। और वो सबसे पहले बना था वहां पर, वो था लोकेट। ठीक है। इसका मुख्यालय सबसे पहले इस लोकेट का था, एजीजी का अजमेर। अजमेर देखो, अपन ने कल चर्चा करी थी कि 4 चीफ कमिश्नर स्टेट थे, उसमें अजमेर भी था, है ना। तो अजमेर चीफ कमिश्नर था। और फिर क्या हुआ, 1845 के अंदर इसे आबू भी कर दिया गया। एजीजी का मुख्यालय आबू इसलिए कर दिया कि अंग्रेजों को है ना गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी। अगर भारत की बात करें, जब 1911-12 में उसकी राजधानी दिल्ली हो जाती है, तो एक राजधानी उन्होंने कहाँ रखी थी? शिमला में रखी थी। तो ऐसी बात यहाँ पर भी थी, एक राजधानी उन्होंने कहाँ रख ली? आबू में रख ली, है ना। अब गर्मी पड़ती तो वो आबू में चले जाते और सर्दी होती तो वापस अजमेर में आ जाते थे। अब हम 1857 में चलेंगे। 1857 के समय ये जो एजीजी था वो था पैट्रिक लॉरेंस। वो पैट्रिक लॉरेंस था कल वाला अपना कैबिनेट मिशन वाला, ये है पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। एजीजी था कौन है? और इसने जगह जगह अपने पीए छोड़ रखे थे, रेजिडेंट भी कह सकते हैं इसे, रेजिडेंट छोड़ रखे थे। पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है। जगह जगह इसके पॉलिटिकल एजेंट थे।
अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर ये जोधपुर है, जोधपुर में इसका पॉलिटिकल एजेंट था। छावनियों की बात करेंगे हम, जो छावनियां हैं राजस्थान में वो कौन कौन सी थी। देखो, एक तो एरनपुरा थी, एक नसीराबाद थी, नीमच, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। अगर आप इनको कोई फार्मूला चाहिए, ए नानी ब्या देख है, ठीक है, सभी आ जाएंगे। ए नानी ब्या देख है आ जाएंगे, एरनपुरा है, नानी का नसीराबाद, नीमच है, ब्या का ब्यावर हो जाएगा, देखेगा मतलब देवली, और इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये छावनियां थी। अब हम देखो इन मुख्य मुख्य की बात करेंगे। यहाँ जो दो हैं, इन दो को मैंने सबसे नीचे लिखा है, यहां पर इस समय विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है। तो बाकी के हम देख लेते हैं। जैसे यहां पर मेवाड़ है, मेवाड़, या फिर आप उदयपुर कह सकते हैं। उदयपुर में इसका जो ये पीए था वो था CL सावर, ठीक है। रटने वाली बात है, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। CL सावर कहां था? ठीक है। और हम बात करते हैं जैसे जयपुर, जयपुर की तो बात करनी है। जयपुर में था विलियम ईडन। यहां भरतपुर आ जाता है, भरतपुर में था मेजर निक्सन। अगर हम बात जोधपुर की करते हैं तो जोधपुर में था मैक मोसन। बात हम कोटा की करें तो कोटा में था मेजर बर्टन। तो इस प्रकार के पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। इनके साथ में राजाओं का नाम भी अपन देख लेते हैं। जयपुर में राजा था इस समय राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड की बहुत बड़ी देन है जयपुर को। बहुत सारे बांध हैं, बाग हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और जयपुर को गेरुए रंग में रंगाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। किनको? राम सिंह को, जो 1857 के समय थे। अगर हम यहां बात करें तो यहां थे स्वरूप सिंह, ये यहां मेवाड़ के थे। और अगर हम बात करें यहां पर, ये जो एरनपुर छावनी हो गया, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में थे तख्त सिंह, और इनके एक सेनापति थे ओनाड़ सिंह, उनका नाम भी बहुत ज्यादा आ जाता है। हम कोटा की बात करें, कोटा में बर्टन है, और बर्टन के साथ में भी राजा ऐसा ही था, उसका नाम भी राम सिंह सेकंड ही था, ठीक है। याद रह जाएंगे, ये चीजें आपको याद रखनी है कि इस प्रकार से ये छावनियां। अब देखो 1857 के समय हम नसीराबाद से चलते हैं कि नसीराबाद में 15वीं एंड 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ये सैनिक टुकड़ी थी। इसके साथ में ही फर्स्ट बॉम्बे कैवलरी थी, ठीक है। और नेटिव हॉर्स फील्ड नंबर, बैटरी फील्ड नंबर, नेटिव हॉर्स बैटरी फील्ड नंबर 6, एक ये थी। ये कहां थी? नसीराबाद में। अगर हम नीमच की बात करें तो यहां पर नेटिव बंगाल हॉर्स आर्टिलरी, एक ये थी। यहां पर फर्स्ट बॉम्बे कैवलरी है, यहां पर फर्स्ट बंगाल कैवलरी है, ये है, ठीक है। इसके बाद में 72वीं NI है, और 7वीं है वो NI कहां की? ग्वालियर की। अगर हम बात करें इनको छोड़ो, इन सभी में भी थी अजमेर की, इनके साथ में अजमेर में थी कौन सी? ये 15वीं NI कहां थी? अजमेर में। इसके साथ में मेरवाड़ा एक थी बटालियन, वो भी यहाँ। अब देखो यहाँ क्रांति की शुरुआत, जो AGG है इस समय पैट्रिक लॉरेंस है, इनको 19 मई को पता चला, 10 मई को हुआ, 19 मई को पता चला कि जी क्या हो गई है? क्रांति हो गई है भारत के अंदर। तो इसने 1817-18 में जो सहायक संधियां हुई थी वो याद दिलाई राजा महाराजाओं की जी, कि आपके साथ में संधियां हुई हैं। 1817 में सबसे पहले करौली के साथ में की गई थी। राजस्थान की बात कर रहे हैं, भारत को छोड़ रखा है अब में, और पूर्ण शर्तों के साथ में कोटा के साथ हुई थी 1817।
ये भी 17 करौली के साथ में, और 17 में ही किसके साथ में, कोटा के साथ में, और 1823 अंतिम किसके साथ में हुई थी, सिरोही के साथ में। इस सहायक संधि में यह था कि आपके मुसीबत आएगी तो हम काम आएंगे, हमारे मुसीबत आएगी तो आप काम आएंगे। क्योंकि हमारे मुसीबत आ गई है तो आपको काम आना है, ये इनको याद दिलाता है। लेकिन इसके बाद में देखो क्या होता है कि 28 में यहां सबसे पहले हम चलते हैं कहां पर, नसीराबाद। कहां पर, नसीराबाद। एक व्यक्ति है न्यूबरी, अंग्रेज है। इससे पहले थोड़ी सी बात यह कर लेते हैं कि जब इनको अंदेशा होता है, किसको, पैट्रिक लॉरेंस को अंदेशा होता है, तो क्योंकि गर्मियों के महीने हैं, इस समय गर्मी चल रही है, तो ये कहां बैठा है, आबू में बैठा है। अब अजमेर में इनका दुर्ग था और इनका खजाना वहीं रखा हुआ था, तो खजाना रखा हुआ है तो इनको चिंता लग गई पैट्रिक लॉरेंस को कि जी ये तो खजाना बाहर वाले लूट लेंगे। तो इन्होंने जो ये 15 नेटिव इन्फेंट्री थी अजमेर में, इसको यहां से हटाया और नसीराबाद भेज दिया। अब ये नसीराबाद चले गए। नसीराबाद में न्यूबरी है, न्यूबरी को इन्होंने कहा कि भाई हमको यहां से यहां क्यों भेज दिया, क्यों हमारे पर विश्वास नहीं है क्या आपको? तो ये इस चीज का न्यूबरी ढंग से उत्तर नहीं दे पाता और ये यहां पर विद्रोह करता। कहां पर, नसीराबाद में। तो नसीराबाद का हम नाम लिखते हैं सबसे पहले, अट्ठाईस मई, ठीक है, तारीख याद रखें आप। नसीराबाद 28 मई को। पहला कारण हो गया कि इसके कारण हुई, और उसके बाद में दूसरी क्या थी कि जो भी इनको आटा मिलता था या फिर कारतूस थे उसके अंदर गऊ का मांस मिला दिया, और तीसरी इन्हें निशस्त्र करने की कोशिश की गई। देखो क्रांति इसलिए हुई, देखो मैंने आपको ये सब चीजें इसलिए बताई हैं कि इनके अंदर सभी भारतीय थे, एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं था इस समय। देखो एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। ये बातों के कारण ही इन्होंने देखो यहाँ पर नसीराबाद में इनको हटाया 15 नेटिव इन्फेंट्री को, और अपने लोगों को यहाँ पर इसलिए लगाया था कि खजाना कहीं चला न जाए। तो यहाँ नसीराबाद में पहुंच गए, इनको निशस्त्र कर दिया गया। निशस्त्र करने के बाद में यहां पर देखो ये सभी काम आएंगे, नसीराबाद वाली ये, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो ये फर्स्ट ये बॉम्बे कैवलरी है, ये अंग्रेजों का साथ देती है, यानी विद्रोहियों का ये साथ नहीं देती, और इसके कारण ये तो जो भी विद्रोही हैं उन पर गोली चला देती है। और लेकिन बाकी की जो भी है ये लाइट और ग्रेनेडियर इन्हें कहा जाता है, ये इनका साथ नहीं देती और ये गोली चलाने से इनकार कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक व्यक्ति है यहाँ पर जिनके जिम्मेदारी थी, वो था मैकल, ये पीछे हट जाता है। लेकिन एक और कमांडर था पेनी, वो नर्वस हो जाता है और नर्वस के कारण ही वो मृत्यु हो जाती है उसकी। अगर वो नर्वस नहीं होता तो शायद वो नहीं मरता। अब इस प्रकार से यहाँ क्रांति भड़क जाती है और नसीराबाद के लोग हैं उसी दिन उसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं और दिल्ली के लिए प्रस्थान करने की कोशिश करते हैं। और दो व्यक्ति हैं फिर यहाँ से, माल्टर और हेथकॉट, ये लेते हैं जी आजार मेवाड़ के सैनिक, ठीक है। मेवाड़ के सैनिक लेते हैं और इन विद्रोहियों का पीछा करते हैं। यानी मैंने कहा ना कि ये दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, तो 1000 सैनिकों को लेकर इनका पीछा करते हैं। लेकिन मेवाड़ और मारवाड़ के जागीरदार जो भी हैं, बीच में जो भी आएंगे, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, मेवाड़ और मारवाड़ आएगी, जो भी बीच में आते हैं वो इनका सहयोग करते हैं और ये आसानी से उस रास्ते से गुजर जाते हैं। ये इसका इनको पकड़ नहीं पाते हैं, ये अपने प्रयासों में असफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये क्रांति आगे चलती है और फिर आगे इन्हें पता चलता है कि जी 12 जून को डिसा से कुछ सैनिक आए और वो कहां आ गए, नसीराबाद में। 12 जून को डिसा से सैनिक कहां आ गए जी, नसीराबाद में आ गए। और फिर 10 जुलाई को इन्हें इस टुकड़ी को नीमच भेज दिया। वही अविश्वास वाली बात हो गई, फिर हो गई कि जी हाँ फिर एक यूरोपीय टुकड़ी को बुला लिया गया। तो फिर ये यहाँ पर फर्स्ट जो बॉम्बे है वो 12वीं नेटिव बॉम्बे इन्फेंट्री यहाँ पर विद्रोह कर देती है, लेकिन फिर उसको निशस्त्र कर दिया जाता है। अस्त्र इन्हीं के पास है, भारतीयों के पास, निशस्त्र कर दिया तो उनके पास कोई ताकत नहीं है। फिर 10 अगस्त को फिर करते हैं ये। 10 अगस्त को जो कैवलरी है
जो बॉम्बे कैवलरी है फिर वो विद्रोह करती है, लेकिन फिर 1-2 व्यक्तियों को मार के और 5 व्यक्तियों को फांसी पे चढ़ा के यहाँ पर ये विद्रोह है समाप्त हो जाता है। कहां पर? नसीराबाद। अब याद आपको जो मुख्य रूप से रखनी है वो चीज ये है कि यहां शुरू कब हुई थी? 28 मई को। याद रखें आप मुख्य रूप से कि 28 मई को कहां शुरू हुई थी? नसीराबाद। नसीराबाद में शुरू हुई थी। ठीक है, दूसरा हम चलते हैं नीमच। नीमच। अब देखो जो भी ये छावनियां थी इसमें से एकमात्र ये छावनी थी जो उस समय राजस्थान में नहीं थी, क्योंकि राजस्थान तो था ही नहीं उस समय। ये यहाँ आप मान सकते हो कि ये नीमच है, ये मध्य प्रदेश में थी। कई बार आ जाता है इस प्रकार का प्रश्न, जो राजस्थान में छावनियां थी उसमें से राजस्थान से बाहर कौन सी थी? तो कौन सी थी? ठीक है, अब यहाँ पर 3 जून को विद्रोह होता है। देखो इससे पहले एक व्यक्ति है एबोर्ड, जो यहाँ का पीए था, वो शपथ दिलवाता है, ठीक है, हिंदू और मुसलमानों। एबोर्ड हिंदू मुसलमानों को कि जी आपको हमारे साथ विश्वासघात नहीं करना है। गीता और कुरान, और ये खुद भी जो बाइबल इनकी है ताकि क्रांतिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सके, खुद भी ये इस प्रकार की शपथ लेता है। लेकिन एक व्यक्ति आ जाता है मोहम्मद अली बेग, वो कहता है कि जी हम आप पर विश्वास क्यों करें? ये कहता है कि आप हम पर विश्वास क्यों करें जी, क्या आपने हम पर विश्वास किया था? ये लाइन इसने इसलिए कही कि ये व्यक्ति था अवध का, और 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा सैनिक अवध के थे। अपन ने पढ़ा है पहले, सबसे ज्यादा सैनिक कहां के थे? अवध के। और अवध की बात इसने इसलिए कही कि अवध को कुशासन का आरोप लगा के छीन लिया। आपने विश्वास किया था हमारे साथ, हम क्यों विश्वास करें? तो ये इस व्यक्ति को मार दिया। ठीक है, जैसे यहाँ सूचना मिलती है और यहाँ पर इस जो भी छावनी है इसके अंदर आग लगा दी जाती है। कहते हैं बहुत सारे जो दो स्त्री दे रखी हैं और बच्चे दे रखे हैं, उनको आग के हवाले कर दिया। और 40 की बात करते हैं, 40 स्त्री पुरुष और बच्चे, 40 व्यक्ति लिख देता हूं मैं यहाँ पर। इनको इन्होंने किया गिरफ्तार, और यहाँ चित्तौड़गढ़ में एक जगह है डूंगला, वहां पर बंदी बनाया। यहां से लिया है, बंदी बना लिया। अब देखो सीएल सावस जो है वो कहते हैं कि जी यहाँ का जो देखो कहाँ है अपन? नीमच में, और नीमच इस समय मेवाड़ के नियंत्रण में थी। कहाँ थी? मेवाड़ के नियंत्रण में थी। तो ये कहते हैं सावस से स्वरूप सिंह को कि भाई आपके नियंत्रण में है, आप इन सैनिकों को छुड़वाइए आप। तो ये यहाँ से मेवाड़ के सैनिकों को भेजता है और उनको छुड़ा के जग मंदिर, जहां शाहजहां को कभी करण सिंह ने शरण दी थी, अपन ने पढ़ा था मेवाड़ के अंदर, आपको अगर थोड़ा बहुत ध्यान में है तो शाहजहां को किसने शरण दी थी? मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने शरण दी थी। तो वहां लाके इनको वापस ठहरा दिया जाता है। तो ये यहाँ से इनको छुड़ा लेते हैं। ठीक है, नीमच के बाद में अब नीमच वाले सैनिक फिर दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। बीच के अंदर आगरा जाता है। आगरा होते हुए इन्हें कहाँ जाना है जी? दिल्ली जाना। आगरा को लूट लेते हैं, वहां जो कैदी थे उनको छुड़ा देते हैं। 1,26,910 रुपए थे, उनको लूट लिया और दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर लिया। बीच में देवली भी आ गई। अब देवली के अंदर भी इन्होंने आग लगा दी, लेकिन कोई भी ब्रिटिश यहाँ पर हताहत नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें पहले पता चल गया था कि इस प्रकार से क्रांति हो रही है। तो इन्होंने ब्रिटिशों ने अपने जो भी सैनिक थे वहां मेवाड़ में एक जहाजपुरा तहसील है, एक रियासत है, वहां पर इनको सुरक्षित पहले ही पहुंचा दिया था। तो देवली में इनको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन यहां से ये कोटा रेजिमेंट के 60 सैनिकों को अपने साथ बंदी बना लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में ही ये निकलने में सफल हो जाते हैं 60, और वापस कहां पहुंच जाते हैं? देवली पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नीमच में है। और नीमच में एक व्यक्ति और आते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो 12 अगस्त को जैक्सन, ज्यादा यहां तक है इंपॉर्टेंट, जैक्सन कोई नाम ऐसे ही है कि जैक्सन अफवाह फैला देता है इस आधार पर कि ये भारतीय सेना में विद्रोह होने वाला है, और उनकी योजना ये है कि वो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर देंगे।
इसलिए ये क्या बुला लेते हैं, एक ब्रिटिश टुकड़ी और बुला लेते हैं, यूरोपीय सैनिकों की, भारतीय सैनिकों की नहीं। तो इस आधार पर यहाँ विद्रोह हो जाता है और फिर इनके नियंत्रण में आती नहीं बात, तो मेवाड़ की सहायता से इस विद्रोह को यहाँ पर समाप्त किया जाता है। तो ये है नसीराबाद और नीमच। नसीराबाद में कब हुई, 28 मई को, और नीमच में कब हुई, 3। अब हम चलते हैं मारवाड़ के अंदर। यहां देखो एरनपुरा, ये थी जी पाली के अंदर। पाली में एक व्यक्ति था शिव सिंह, एरनपुरा लिख देता हूं यहां पर, 2 जगह नाम लिखना पड़ेगा। शिव सिंह ने यहां क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और इसने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, मारो फिरंगी चलो दिल्ली। भाट में नारा था मारो फिरंगी, यहां चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो शिव सिंह ने दे दिया। शिव सिंह ने इस प्रकार से दिया और फिर एक व्यक्ति है कारमोली, यहाँ के इस समय जो ये छावनी थी यहाँ पर, इसको गिरफ्तार कर लिया और 3 दिन के बाद में इसे छोड़ भी दिया गया। इसी प्रकार से अन्य ब्रिटिश नागरिकों वगैरह को भी गिरफ्तार कर लिया, फिर उनको भी छोड़ दिया। कालांतर में ये क्रांतिकारी हो गए। ये क्रांतिकारी चले जाते हैं जी आउवा, एरनपुरा से ये आउवा चले जाते हैं। कहां चले गए जी, आउवा। आउवा का ठाकुर था उस समय, आता है आपको, रुचि लेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, नहीं लेंगे तो नहीं आएगा। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह ने इन क्रांतिकारियों को शरण दे दी। क्यों दे दी, क्योंकि इस समय जो मारवाड़ रियासत थी, आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह था। जोधपुर जो मारवाड़ हम कहें या फिर जोधपुर कहें, आपकी जो भी मर्जी है, इस समय यहाँ के महाराजा कौन थे, तख्त सिंह। अपने चर्चा करी है पहले, तख्त सिंह थे, ठीक है। तख्त सिंह की इसके साथ में संबंध है वो अच्छे नहीं, तनावपूर्ण संबंध। इसके साथ में कुशाल सिंह के, इसलिए इसने क्रांतिकारियों को शरण दी थी कि भाई ये बहाना अच्छा है तख्त सिंह को सबक सिखाने, ठीक है। अब क्रांतिकारियों के साथ में मिल गया जी कुशाल, 2 युद्ध करेगा ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिठौर और चेलावास, बिठौड़ा भी आ जाता है ये। तारीखों में कोई समस्या नहीं है, पहला 8 सितंबर और दूसरा 18 सितंबर। कोई दिक्कत है क्या, 10 जोड़ दो। बिठौड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, 8 सितंबर। एक तरफ ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है, ठाकुर लिख दूंगा, यहाँ भी ठाकुर है, यहाँ भी ठाकुर, यहाँ है जी तख्त सिंह। पहले युद्ध में तख्त सिंह स्वयं नहीं है, इसका सेनापति आएगा। सेनापति कौन है जी, ओनाड सिंह, ठीक है। ओनाड सिंह इस युद्ध में काम आ जाता है। और जो पैट्रिक लॉरेंस है, इसका एक व्यक्ति था हेड कोच, ये भी तख्त सिंह के साथ था, ओनाड सिंह के साथ था। तख्त सिंह तो था ही नहीं। हेड कोच यहां से बचकर भाग जाता है, ये मृत्यु हो जाती है। मतलब विजयी कौन हो रहा है, कुशाल सिंह। दोनों युद्धों में कुशाल सिंह ही जीतेगा। दूसरा चेलावास का युद्ध। अब जो पैट्रिक लॉरेंस है, इसने देखा जी बहुत हो गया, अब स्वयं को चलना पड़ेगा, खुद को मरने से स्वर्ग मिलता है ना, तो स्वयं चलाए लॉरेंस। कौन से युद्ध में, चेलावास। अब देखो, अगर डीजी चलता है तो एसजी भी साथ में चलते हैं, तो ये अगर लॉरेंस आएगा, एजीजी आएगा, तो पीए तो साथ में आएंगे, है ना। तो यहाँ के पीए थे मैकमोसन, मैकमोसन के साथ होती है। अब इनमें लड़ाई होती है, तो लॉरेंस तो कैसे न कैसे बच जाता है, लेकिन मैकमोसन है वो क्रांतिकारियों के हाथ आ जाता है और इनका सिर किया जाता है धड़ से अलग, और जो आउवा का जो किला है उसके ऊपर लटका दिया जाता है। क्रांतिकारियों के विजय के प्रतीक के रूप में मैकमोसन का सिर आउवा के किले के ऊपर लटका दिया, ठीक है।
इस युद्ध को गोरा काला का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि एक तरफ काले लोग थे, ऊपर वाले को नहीं कहेंगे क्योंकि ओनाड सिंह भी भारतीय था, इन्हें गोरा काला का युद्ध भी कहते हैं। आपकी मर्जी है, चाहे काला गोरा कह दो चाहे गोरा का, आप जैसा आप कहें वैसा कह सकते हैं। ये हो गया। अब पैट्रिक लॉरेंस की राजस्थान में हार अब केनिंग को कैसे बचेगी कि भाई राजस्थान के ऊपर इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, हो सकता है पूरा राजस्थान ही हमारे हाथ से निकल जाए। तो इसको बहुत गंभीरता से लिया केनिंग ने, भारत सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया कि अब तो आउवा की खैर नहीं, आउवा को हम छोड़ेंगे नहीं। उधर आउवा को भी पता कि ऐसा होगा, तो उन्होंने भी कोशिश की सभी से मिलने की, जिनसे भी वो मिल सके उनसे मिलने की सभी से इन्होंने कोशिश की। जैसे ठाकुर कुशाल सिंह हैं, वो मेवाड़ के एक ठाकुर थे समन सिंह, इनसे मिलते हैं। और यहाँ फिर मारवाड़ और मेवाड़ के 4000 सैनिक इन्हें मिलते हैं कि जी हम ये आपको दे देंगे आपकी सहायता के लिए, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ओसापा के सोनाथ सिंह हैं, पुंजनवास के अजीत सिंह हैं, बोगावा के जोत सिंह हैं, बांता के प्रेम सिंह हैं, बोसोना के चंदे सिंह हैं, तुलगिरी के जगत सिंह हैं। ये सभी भी दिल्ली सुल्तान कौन था उस समय? बहादुर शाह जफर। दिल्ली सम्राट को दिल्ली जाने के लिए कि भाई हम इस प्रकार से लड़ रहे हैं, आप हमारा सहायता कीजिए, ये भी जाते हैं। लेकिन इसको हम बीच में छोड़ते हैं, हम उसी युद्ध की तरफ फिर आते हैं। अब देखो क्या होता है, एक सेना आएगी जी बंबई से सेना निकली जनवरी में 58 में, ठीक है। एक सेना जो प्लस कर देता हूं मैं, मैकमोसन के स्थान पर आया था कार्यकारी मॉरिसन, दूसरी सेना होगी। तीसरी सेना होल्मस के नेतृत्व में आई बंबई से, और विरुद्ध किसके जी? आउवा। अब पता चल गया जी कुशाल सिंह को जी अब तो जीतेंगे नहीं, तो ये पृथ्वी सिंह के नेतृत्व में यहां छोड़कर स्वयं यहां से खिसक लेता है और यहां सलूम्बर चला जाता है। उदयपुर में सलूम्बर, और सलूम्बर से नीमच चला जाता है, ठीक है। नीमच में इसके ऊपर आयोग बिठाया जाता है फिर, और उस आयोग का नाम था मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग ये बिठाया जाता है, और ये इसे निर्दोष साबित कर देता है कि क्रांतिकारियों ने का साथ इन्होंने दिया ही नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद में उदयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। इधर देखो यहाँ पृथ्वी सिंह वगैरह 19 जनवरी इनके अंदर युद्ध होता है 19 जनवरी से, और 23 जनवरी को वर्षा, आंधी, तूफान ये इनका फायदा उठाते हैं, और क्रांतिकारियों को पता चल जाता है, जीतने वाले तो है नहीं, भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन 18 से अधिक क्रांतिकारियों को यहाँ पकड़ लिया जाता है, मार दिया जाता है इनको, और 7 को हिरासत में ले लिया जाता है, और 124 गांव के लोगों को भी, जो आवा था, व्यक्तियों को भी गोलियों का शिकार बना दिया जाता है। और 24 जनवरी को अंग्रेजों का आवा पर अधिकार हो गया। तो ये है आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। अब हम इससे आगे चलते हैं अगले में कोटा। देखो कोटा की बात अपन ने पहले कर ली कि कोटा सैनिक छावनी नहीं, ठीक है। तो यहां पर जनता ने विद्रोह किया था 15 सितंबर, तारीख है जी कितनी? 15 सितंबर को बर्टन को यहाँ का नियुक्त किया कि जी आप बर्टन महाराज आप जाएंगे यहाँ पर मरने के लिए। क्यों? अब बर्टन था नीमच में, इसने अपनी पत्नी, एक पुत्री और 3 पुत्रों को नीमच में छोड़ा, और 2 पुत्रों के साथ में 5 अक्टूबर को रवाना हो गया जी यहाँ से। कहाँ के लिए? कोटा के लिए। 12 अक्टूबर को पहुंच गया, कोटा पहुंच गया। कोटा का जो महाराज था इस समय कौन था? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड इससे मिलने आया, और शाम को यह भी इससे मिलने गया। तो इसने कहा कि जी आपके कुछ सहयोगों को आपको पदमुक्त करना पड़ेगा, नहीं तो अंदेशा मेरे को गलती लग रहा है।
तो ये तो बातें चल रही थी कि 15 अक्टूबर को यहाँ भी क्रांति हो जाती है, यानी यहाँ की 2 पलटनें हैं वो विद्रोह कर देती है। और उस विद्रोह में बर्टन और बर्टन के साथ में क्या आए थे जी, इसके 2 पुत्र और एक असिस्टेंट सर्जन और एक क्रिश्चियन डॉक्टर, इन सभी को मार दिया जाता है। और बर्टन का जो सिर है वो क्रांतिकारी अपने साथ कोटा के अंदर घुमाते हैं। तो इस प्रकार से कहां होती है, कोटा में। अब यहाँ पर 2 क्रांतिकारियों के नाम याद रखने हैं आपको, एक है जयदयाल माथुर और दूसरा है मेराब। कहते हैं कि सबसे सुव्यवस्थित क्रांति राजस्थान में अगर कहीं हुई थी तो वो कोटा में हुई। सबसे सुव्यवस्थित क्रांति कहां हुई, 5 महीने तक इनका यहाँ पर अधिकार रहता है। जयदयाल माथुर और मेराब खान ने क्रांति का नेतृत्व किया था इन्होंने कि 5 महीने तक यहाँ पर सुव्यवस्थित रूप से क्रांति होती है, यानी क्रांतिकारियों के हाथ में रहता है। और जो राम सिंह है, राम सिंह की भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। एक तो राम सिंह और दूसरा है रॉबर्ट्स। 29 मार्च 58 को रॉबर्ट्स है वो 5500 सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर चलता है और इस क्रांति को यहां से खत्म कर देता है। अब अंग्रेज कहते हैं कि जी ये राम सिंह का भी कहीं न कहीं क्रांतिकारियों में सहयोग है कि राम सिंह ने हमारे साथ दगाबाजी की, तो इनकी तोपों की सलामी घटा देते हैं। और कोटा की सहायता कौन करता है, करौली का मदनपाल था उस समय, मदनपाल की तोपों की सलामी बढ़ा देते हैं। इसके ऊपर जो लॉरेंस है वो एक आयोग बैठा देता है, जांच पड़ताल आयोग बैठा देता है और वो इसको दोषी साबित कर देता है राम सिंह को कि राम सिंह क्रांतिकारियों के साथ में मिला हुआ था। और इसके ऊपर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी करा देता है, लेकिन सरकार इसे माफ कर देती है कि कहीं भी इसका हाथ नहीं। और ये दुख प्रकट करता है कि जी मैं बर्टन वगैरह जो भी मरे हैं उसके ऊपर मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ब्रिटिश सैनिक क्रांति को दबाने के लिए भेजिए ताकि हम यहां से क्रांति को समाप्त कर सकें। लेकिन हकीकत ये थी कि राम सिंह को क्रांतिकारियों ने कोटा के दुर्ग में कैद कर रखा। ये था कोटा, ठीक है। इसके अलावा अन्य कई स्थानों पर भी क्रांति होती है, छोटी मोटी जो भी है, मालवा है, महुआ है, सलुम्बर है। जो CL सावर्स है जो मेवाड़ के, इन्होंने कहा कि जी खेरवाड़ा और सलुम्बर में हमसे सुरक्षा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर अपने विचारों में ये व्यक्त करते हैं। अब हम चलते हैं चांतिया टोपे के बारे में। थोड़ा सा हम चांतिया टोपे के बारे में अध्ययन करते हैं। आपने भारत के अंदर चांतिया टोपे को देखा था नाना साहब, झांसी की रानी। अब ये राजस्थान में भी पहुंच जाता है। जैसे ये पहुंच जाता है तो जनसाधारण, जनता, सैनिक सभी के अंदर उत्साह का संचार होता है, ठीक है। अब हम राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये जो हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र से ये इंटर करता है, यानी वहां ग्वालियर में ये स्थल हो गया, ग्वालियर में स्थल होने के बाद में ये हाड़ौती क्षेत्र से इंटर करेगा, ठीक है। और जयपुर पहुंच जाता है सफल, बड़ी कि मेरे को यहाँ पर सहायता मिल जाए। सहायता के लिए तांतिया टोपे जी कहाँ गए जी, सहायता नहीं मिली तो नीचे लालसोट कहाँ है, दौसा होते हुए ये यहाँ पर सलुम्बर आ जाते हैं। उदयपुर के अंदर सलुम्बर देखा था ना पंड्या जी, सलुम्बर आ गए, यहाँ पर इन्हें सहायता मिल जाती है। और कर्नल होम्स इसका लगातार पीछा कर रहा था, कभी छोड़ना नहीं है, कहीं भी चला जाए तांतिया टोपे को खत्म ही करना है। यहाँ पर युद्ध होता है, उस युद्ध में 9 अगस्त 58 उसमें पराजित हो जाता है। और थोड़े समय बाद में एक युद्ध बनास नदी के किनारे भी होता है, उसमें फिर पराजित हो जाता है। तो यहां से ये व्यक्ति है फिर कहां चला जाएगा, झालावाड़, स्नेक झालावाड़ लिख रखा है, यहां चला गया। यहां की जनता ने भी इसकी सहायता की, ठीक है। और
ये युद्ध यहाँ पर सितंबर में फिर 2 युद्ध करता है। इन दोनों युद्धों में भी ये पराजित हो जाता है, तो फिर वो राजस्थान से बाहर चला जाता है। लेकिन फिर इसके मत में उठती है और दिसंबर में फिर आ जाता है। दिसंबर 58 में फिर आता है, यहाँ पर बांसवाड़ा से एंटर करता है राजस्थान में। ठीक है, बांसवाड़ा से इसने एंटर किया, फिर यहाँ 2 साल जाता हुआ और फिर यहाँ सिक्कर चला जाता है और अंग्रेज इसको वापस खदेड़ देते हैं। फिर ये बाहर चला जाता है और एक व्यक्ति है नरवर के, मान सिंह नरूखा, ये नाम याद रखना है। ये विश्वासघात कर लेता है, उसके बारे में बता देता है और अप्रैल 1859 में इसे फांसी दे दी जाती है। 1857 के क्रांति की अंतिम घटना तांतिया टोपे को इसी के साथ में राजस्थान में भी 1857 की क्रांति समाप्त। अब हम इसके असफलता के कारण देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति है ये असफल क्यों रह गई है। वो ये भारत में भी पढ़ने पड़े थे, लगभग वैसे ही मिलेंगे कि नेतृत्व का अभाव, समन्वय का अभाव, रणनीति का अभाव, देसी जो रियासतों के राजा थे उनका ऐसे जो था उन्होंने सहयोग नहीं। ये 3-4 पॉइंट है, इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, नाम से आप समझ जाओगे। वैसे देखो उस समय हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण में कि 19 रियासतें थी इस समय, तो 19 रियासतें थी लेकिन इनमें कोई योग्य नेतृत्वकर्ता नहीं था यहाँ पर। और क्रांतिकारियों ने मेवाड़ का जो महाराणा है उसको अपना प्रमुख बनाने की कोशिश की, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने ये पत्थर अंग्रेजों को दे दिए। जो भी इनके साथ में पत्र व्यवहार हुआ वो अंग्रेजों को सौंप दिए, तो बेचारे अकेले रह गए। मारवाड़ के सैनिक और जागीरदार इन्होंने दिल्ली के सुल्तान से मिलने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली इतनी दूर इनकी सहायता नहीं कर पाया, तो योग्य नेतृत्व का इस समय अभाव रह गया। दूसरी हम बात करते हैं तो समन्वय की। देखो सभी जगह नसीराबाद हो, चाहे नीमच हो, चाहे देवली हो, है ना, चाहे एरनपुरा हो, सभी जगह विद्रोह हुआ है, लेकिन इनमें आपस में संपर्क नहीं, तालमेल नहीं था। अगर तालमेल एक साथ होता तो निश्चित रूप से ये यहाँ से भाग सकते थे। रणनीति की हम बात करें तो रणनीति की कि भाई इनके प्रयास हैं वो सामूहिक रूप से नहीं थे। जो भी इन्होंने प्रयास किए कोई योजनाबद्ध नहीं थे। अगर ये योजनाबद्ध तरीके से अगर प्रयास करते तो हो सकता है इनको सहायता मिल जाती। दूसरी तरफ जो अंग्रेज थे उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया था, उनका नेतृत्व कुशल था, रणनीति थी इनके पास और उनको पूरे भारत से रसद और हथियार मिल रहे थे, जबकि अपने वालों को नहीं मिल रहे थे। ये था। देशी रियासतों की अगर हम बात करें तो जो राजा थे उन्होंने सहयोग नहीं किया। कई राजा तो इस प्रकार के थे जैसे बीकानेर के रहने सरदार सिंह, कहां के जी, बीकानेर के सरदार सिंह तो हिसार तक सहयोग करने के लिए गए थे। तो 7 जना तो दूर दूसरे राज्यों में भी अंग्रेजों का साथ देने के लिए गए थे। अगर इस प्रकार से होगा तो क्रांति कोई सफल होगी क्या? तो ये कारण थे 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? देशी रियासतों की नीति में परिवर्तन कर दिया। दूसरा, सामंतों को शक्तिहीन कर दिया। मध्यम वर्ग का उदय हो गया। यातायात के साधनों का विकास किया गया इसके बाद में, और सामाजिक परिवर्तन। ये परिवर्तन है 1857 की क्रांति के बाद में। अब देखो इसमें क्या था, देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति में जो राजा थे क्या परिवर्तन किया कि भाई इन्होंने देखा कि क्रांति के जो भी प्रभाव था उसमें बांध की तरह कार्य किया है देशी रियासतों के राजा ने, क्रांति को रोका है। अगर ये नहीं होते तो क्रांति हमारे पैर उखाड़ सकती, अंग्रेजों ने ये सोचा। तो अपनी नीति में किसी आगे भी यही अपने लिए उपयोगी रहेगी। तो एक तो इनकी शिक्षा दीक्षा का बढ़िया से व्यवस्था कर दिया कि इनको हम राजस्थान में मेयो कॉलेज में पढ़ाएंगे, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा देंगे इनको।
और इनको पुरस्कार उपाधियां वो भी देना शुरू कर दी। तो एक तो इनकी नीति में परिवर्तन क्यों हो गया। दूसरे, अगर हम सामंतों की बात करें, सामंतों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, तो जो विरोध करेंगे तो उनको छोड़ेंगे क्या, तो इनको शक्तिहीन बनाने की कोशिश की गई और इनसे जो भी अधिकार थे वो सभी छीन लिए गए। पहले इनको सेना रखनी पड़ती थी और इनसे नगद वेतन अब ये लेने लग गए, तो इन्होंने सेना अपनी भंग करनी पड़ी। इसके अलावा न्यायालय के अधिकार, न्यायालय शुल्क इनसे लिया जाने लगा, राहदारी शुल्क इनको वसूलने का अधिकार था, अब वो ये नहीं वसूलेंगे। इसके अलावा व्यापारी वर्ग से भी न्यायालय के ऋण छीन लिए गए। तो इस प्रकार सामंतों को शक्तिहीन कर दिया गया। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि मध्यम वर्ग का उदय या नौकरशाही में परिवर्तन, आप पर लिख सकते हैं यहाँ पर। नौकरशाही, ये क्या हुआ था कि सामंत अब तक नौकरशाही के प्रमुख स्तंभ थे और सामंतों को अब नष्ट कर दिया। तो अब इन्होंने क्या किया कि राजाओं ने सामंतों को शक्तिहीन करने के लिए अपने जो विश्वस्त योग्य व्यक्ति थे उनको यहां पर लाने की कोशिश की, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, अनुभवी थे और स्वामी भक्त हो। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना संगठन बढ़ाने के लिए नौकरशाही में इन्होंने परिवर्तन कर दिया। यातायात के साधन, अंग्रेजों ने देखा कि जी जब क्रांति हो रही थी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में इन्हें समस्या हो रही थी कि भाई हम यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो दिक्कतें महसूस हो रही थी। तो इन्होंने जो भी है नजीराबाद है, नीमच है ना, देवली है, इन सभी को आगरा और अजमेर से जोड़ दिया सड़कों के साथ में, और रेल कंपनियों को भी कहा कि आप रेल यातायात से भी नहीं जुड़े। देशी रियासतों पर भी दबाव डाला कि आप अपने क्षेत्र के अंदर सड़क और रेल यातायात सुचारू रूप से संचालित करें। सामाजिक परिवर्तन, वो मध्यम वर्ग वाला आ जाएगा कि इस क्रांति के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया। जो वैश्य वर्ग था, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो होते हैं, वैश्य वर्ग को ज्यादा प्रोत्साहन दिया अंग्रेजों ने, जिसके कारण जो राजपूत और क्षत्रिय जो भी थे उनकी शक्ति कम हो गई। इसके कारण तो एक नए वर्ग यानी मध्यम वर्ग आ गया। यदि शिक्षा का प्रसार किया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया, तो इसके कारण सामाजिक परिवर्तन हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये तो है 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति का हमारा ये अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।